गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने कूलॉम बल के बारे में अध्ययन किया था। इस लेक्चर में हम कूलॉम बल के सदिश निरूपण और अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में अपन थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो कूलॉम बल का सदिश निरूपण क्यों करना जरूरी होता है? क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि बल जो होता है वो कैसी भौतिक राशि होती है? एक सदिश भौतिक राशि होती है। बल कैसी राशि होती है? सदिश भौतिक राशि होती है। इसलिए इस बल को भी किस रूप में निरूपित करना जरूरी हो जाता है? सदिश रूप में, कि किस दिशा में बल लग रहा है। इसका मतलब बल की दो चीजें आपको डिनोट करनी पड़ेंगी। एक तो इसका परिमाण जो अपन ने कल पढ़ाई था, दूसरा इसकी दिशा भी अपन को क्या करनी पड़ेगी? बतानी पड़ेगी। समझ गए? तो इन दोनों चीजों का निरूपण, कल अपन परिमाण के बारे में तो बात कर चुके कूलॉम के नियमानुसार, आज हम दिशा के बारे में भी बात करेंगे। तो देखो कूलॉम बल का सदिश निरूपण कैसे करते हैं। सिंपल सी बात होती है, कूलॉम बल का सदिश निरूपण। तो दिशा बताने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। अपन क्या काम में लेते हैं दिशा बताने के लिए? निर्देश तंत्र। सबसे पहला जो दिशा बताने का तरीका है निर्देश तंत्र का ही होता है। ठीक है, निर्देश तंत्र से मतलब क्या? जैसे आपसे पूछे, अभी यहाँ मान लो बैठे आप और आपसे पूछे आपका घर किधर है, तो आप किधर बताओगे? आप ये बताओगे ना कि इधर है या उधर है या उधर है, ऐसे बताओगे। आप खुद को सेंटर मान के बताओगे अपना घर, या किसी दूसरी जगह को सेंटर मान के बताओगे? खुद को। यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से बताएंगे ना। इसका मतलब ये हो गया कि हम जहाँ बैठे हैं या जहाँ से कोई चीज़ देख रहे हैं, जिस जगह के सापेक्ष देख रहे हैं, वो मूल बिंदु हो गया अपना। समझ गए? और उसके सापेक्ष देख रहे हैं, इसलिए मतलब वो जगह निर्देश होगी। उसको अपन रेफरेंस मान सकते हैं कि उसके सापेक्ष अपन कोई दूसरी चीज़ देखेंगे। तो जिसके सापेक्ष कोई दूसरी चीज़ देखेंगे उसी को अपन क्या कहेंगे? निर्देश तंत्र कहेंगे। जैसे अपन यहाँ बैठे हैं तो अपने सापेक्ष निर्देश तंत्र क्या होगा? इसके लगा दो रे कुछ ईंट वगैरह, या कोई चेयर ला के लगा दो, है ना। तो उसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष अपन देख रहे हैं, वो क्या कहलाता है? अपना निर्देश तंत्र कहलाता है। इसका मतलब दिशा देखने के लिए हमें कम से कम एक निर्देश तंत्र की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है। और आप सामान्य रूप में जो निर्देश तंत्र पढ़ते हो सामान्यतः, वो कौन सा होता है निर्देश तंत्र? कार्तीय निर्देश तंत्र होता है, जिसके बारे में आप सामान्यतः बात करते हो, है ना। ये निर्देश तंत्र होता है अपने पास, कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसमें तीन समतल परस्पर एक दूसरे को काटते हैं और उनके कटानों से बनने वाले जो अक्ष हैं वो निर्देश अक्ष कहलाते हैं। ये मूल बिंदु हो रहता है। इसको मैं अक्ष कह दूं, इसको क्या कह दूं? y, और इसको क्या कह दूं? z कह दूं। ठीक है, ये सिंपल निर्देश तंत्र अपन लेते हैं। आप जानते हो कि अक्ष की दिशा में अपन एकांक सदिश क्या लेते हैं? आई कैप, इधर क्या लेते हैं? जे कैप, और इधर क्या लेते हैं? के कैप। उनसे अपन दिशा बता देते हैं। इसका मतलब हमारे पास एक सिंपल निर्देश तंत्र आ गया, और उसके आधार पर अपन किसी भी बिंदु की या किसी भी बल की या किसी भी और राशि की दिशा बता सकते हैं यहाँ से। अब हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास कम से कम दो आवेश तो हों ताकि बल की बात हो सके। तो हम कह रहे हैं कि सपोज मेरे पास एक बल, एक आवेश यहाँ है, यहाँ Q1 आवेश है, और एक दूसरा आवेश पड़ा है वो यहाँ है, ये Q2 आवेश है। समझ गए? कहाँ पड़े हैं क्या पता? इसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम बताते हैं कि इन आवेशों की स्थिति क्या है। उसके लिए अपन क्या करें? इस मूल बिंदु से मिला दो आवेशों की स्थिति, क्योंकि हमें क्या पता है? मूल बिंदु पता है ना, इसलिए मूल बिंदु से इनको मिला दो। ये लो जनाब, मैंने मिला दिया, मूल बिंदु से मिला दिया ये। तो हम किसके सापेक्ष स्थिति बता रहे हैं? इस Q1 की, इस O के सापेक्ष बता रहे हैं। इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष Q1 यहाँ पड़ा है। ठीक है, इसको मैं सदिश R1 कह देता हूँ। एक्चुअल में ये डिनोट कैसे होता है? R10 से डिनोट करते हैं। इस सदिश को किससे डिनोट करते हैं? R10 से। लेकिन इसको सिंपली मैंने क्या लिख दिया? R1। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में ये जो पॉइंट आपके पास चार्ज रखा है यहाँ पर, इसका स्थिति सदिश जो लिया गया है वो किसके सापेक्ष है? मूल बिंदु के सापेक्ष है। अगर यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब मूल बिंदु के सापेक्ष है। यहाँ कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब भी अपन क्या समझेंगे? मूल बिंदु के सापेक्ष से बात हो रही है। समझ गए? अगर यहाँ कुछ और लिखा होता 0 की जगह, तब हम ये बताते कि दूसरी किसी चीज के सापेक्ष है। समझ गए? ऐसे ही इस Q2 का स्थिति सदिश क्या होगा? ये लो जनाब, ये Q2 का स्थिति सदिश हो गया R2। अब हमें ये पता चल गया कि मूल बिंदु से एक चीज यहां पड़ी है, दूसरी यहां पड़ी है। अब हम देखते हैं दोनों के बीच की दूरी क्या है। दोनों के बीच की तो दूरी ये है, ये दूरी है दोनों के बीच की। अब दो स्थितियां हो जाती हैं।
क्या स्थितियां हो जाती हैं? 2 स्थितियां 2 ये बन जाती है अपने पास कि अब दूरी जो अपन देख रहे हैं Q2 पर बल देख रहे हैं तब तो Q1 के सापेक्ष दूरी देख लेंगे, और Q1 पर बल देख रहे हैं तब Q2 के सापेक्ष दूरी देख लेंगे, क्योंकि ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा और ये आवेश इस पर भी बल लगाएगा। तो ये आवेश जब इस पर बल लगाएगा तो अपन ये देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी क्या है, तब तो इसको अपन डिनोट करेंगे ऐसे। समझ गए बात आप? इसका मतलब क्या हुआ, इस Q2 का स्थिति सदिश, इसको अपन कैसे डिनोट करेंगे पता है क्या? इसको R2 लिखूंगा मैं पहले। 2 का मतलब ये स्थिति से जहां तीर खत्म होता है ना, ध्यान रखना, जहां तीर खत्म होता है इसके पदों में सबसे पहले वही जगह लिखनी है। जैसे इसका तीर कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ये, और यहाँ खत्म हो रहा है ना ये एरो, तो जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ 1 पर खत्म हो रहा है इसका मतलब 1, ये 2 पे खत्म हो रहा है इसका मतलब 2। अगर यहाँ दोनों की बात हो रही है, ये तीर कहाँ खत्म हो रहा है 2 पर, तो मैं यहाँ क्या लिखूँ 2, और कहाँ से स्टार्ट हुआ था 1 से, तो मैं यहाँ 1 लिखूँगा। समझ गए? इसका मतलब ये नोटेशन का बहुत सिंपल तरीका होता है, सब जगह यही काम में लेना, आपको बार बार चेंज नहीं करना है, ठीक है? कई लोग उल्टा भी लिखते हैं इसको, लेकिन बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है उन्हीं में, क्योंकि कई जगह ऐसा लिख देते हैं, कई जगह वैसा लिख देते हैं। इसलिए बुक चाहे कुछ भी कहे, आपको सब जगह सेम नोटेशन लेके चलना है, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन आ रहे हैं। तो अपन कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, 2 का स्थिति सदिश है, जहां Q2 आवेश पड़ा उस Q2 का स्थिति सदिश है, R तो स्थिति सदिश बताएगा किसके सापेक्ष है, 1 के सापेक्ष। समझ गए? तो इसको R21 लिखूंगा मैं, ठीक। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है? क्या कहता है सदिश योग का त्रिभुज नियम? कि एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ये त्रिभुज आपको दिया गया है ना, इसकी कोई भी 2 भुजाएं लगातार, सपोज एक भुजा तो ये है, इसको मैं A कह दूं, और इसके जस्ट आगे इसी दिशा में ये भुजा है B, इसको मैं सदिश B से निरूपित कर दूं। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाएं अगर 2 सदिशों को निरूपित करती हैं, तो तीसरी भुजा तो ये बची, और अपन इधर से यूं जा रहे थे, अपना जाने का क्रम यूं था, तो तीसरी भुजा इस क्रम के विपरीत दिशा में, इस क्रम का मतलब इधर से गए इधर गए तो इधर आना चाहिए था, तो इसका विपरीत क्रम किधर होगा, इधर, ये विपरीत क्रम, यानी जहाँ से चले थे ना वहाँ से अपन एक तरीका तो इधर था जाने का, फिर इसके उल्टा गए अपन यहाँ, ठीक है, क्योंकि इधर से जाके इधर आते तो ये एक साइकिल हो जाता है, लेकिन अपन उल्टा जा रहे हैं। तो ये जो तीसरी भुजा है इस विपरीत क्रम में, वो क्या बताती है, इन दोनों का सदिश योग, सदिश A प्लस सदिश B से निरूपित। समझ गए? इसमें देखो क्या है, इसमें देखो क्या स्थिति अपने पास, इसमें भी एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ Q1 पड़ा है, यहाँ Q2 पड़ा है, यहाँ O है। ये स्थिति सदिश कितना है, R1, और ये स्थिति सदिश कितना है, ये कितना है, R21, इधर से इधर है ना, इसलिए R21। तो मैं क्या लिखूं, R1 प्लस R21, R1 प्लस R21, वो किसके बराबर होना चाहिए, इन दोनों का योग इसके बराबर, ये इसके बराबर होना चाहिए, R2 के बराबर। तो यहाँ से R21 का मान कितना आ गया, R2 माइनस R1, R1 को इधर ले आओ। इसका मतलब इस R21 को आप क्या लिख सकते हो, इस R21 को सदिश R2 माइनस सदिश R1। समझ गए? ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक चीज बताऊं, मुझे मैं इसको उल्टा लिखता, सपोज मैं ये देखता कि Q2 के सापेक्ष Q1 का स्थिति सदिश, तो ये इधर से यूं दिखाया जाता ना, ऐसे दिखाते अपन इसको। अगर मैं अब तो इसके सापेक्ष इसका दिखा रहा हूं, इसके सापेक्ष इसका दिखाता तो इधर से लेता तो क्या होता, इसका स्थिति सदिश R1 का किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष, ऐसे लिखा जाता। अब क्या हो जाता है, इसका मान देखो, अब देखना जरा, इसकी दिशा अब इधर नहीं है, अब की बार इसकी दिशा किधर है, इधर है, ये है R12 अब की बार, और ये क्या है R2। अब क्या होता देखो, ये प्लस ये एक दिशा में जा रहे हैं ना, तो R2 प्लस R12 ये किसके बराबर होने चाहिए थे, ये विपरीत दिशा में सदिश आ रहा है इसके R1 के। समझ गए? तो यहाँ से R12 कितना हो गया अब की बार, R1 माइनस R2। तो इसको मैं क्या लिख सकता था, इसको R1 माइनस R2, है ना। इसका मतलब आपको एक चीज पता चली क्या, यहाँ से बहुत सिंपल सी बात
अपन धीरे धीरे बात सभी की कर लेते हैं साथ में, है ना। ये जो चीज है Q1 और Q2 के बीच की दूरी बदली है क्या भाई? आप यहां से यहां जाओ चाहे यहां से यहां, वो दूरी बदलती है क्या? नहीं रहती। सदिश है, सदिश को अपन किस रूप में लिखते हैं? सदिश कोई भी होता है, जैसे 2 1 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? R12 माइनस साइन के साथ। सदिश क्या बताएगा? दिशा बताएगा। दिशा R21 तो इधर है, R12 इधर है, विपरीत है एक दूसरे के, इसलिए मैंने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। समझ गए? तो माइनस लगा दिया और साथ में बराबर का चिन्ह भी है। तो जब भी कोई दो सदिश ऐसे लिखे जाते हैं, ऐसे लिखे जाने का मतलब है कोई भी सदिश है इसको अपन कैसे लिखते हैं? सदिश बराबर सदिश का परिमाण गुणा सदिश की दिशा में एकांक सदिश, ये तो लिखते हो। तो इसको मैं क्या लिखता हूं? दिशा और परिमाण में दोनों बराबर है, ध्यान रखना। परिमाण में इसका मतलब दोनों क्या है? बराबर है R12। परिमाण में इसका जो ब्रैकेट में मैंने राशि लिख रखी है ना, जब भी किन्हीं दो सदिशों को मैं ऐसे लिखता हूं A1 बराबर A2 या A1 बराबर माइनस A2, तो इनके मान अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? जैसे माइनस वाला अपने पास है R21 बराबर माइनस R12, इसका मतलब ये होता है कि बराबर लगा, इसका मतलब परिमाण तो क्या होगा? दोनों का बराबर होगा। और दिशा, इसकी दिशा में एकांक सदिश कितना होगा? R21 कैप, और इसकी दिशा में एकांक सदिश कितना होगा? R12 कैप। वो विपरीत होंगे। वो क्या होंगे? विपरीत होंगे। दोनों को गुणा कर दो, देखो सदिश गुणा सदिश का एकांक सदिश, यही देगा। सदिश का परिमाण गुणा उसका एकांक सदिश, यही देगा। माइनस साइन आ ही जाएगा साथ में। इसलिए अपन कहते हैं कि या इनको अगर आप ऐसे लिखते, सपोज सदिश A बराबर सदिश B लिखते, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सदिश A का परिमाण बराबर सदिश B का परिमाण, यानी दोनों सदिश लंबाई में बराबर है, परिमाण में बराबर है। और खास बात क्या है? इनकी दिशा में जो एकांक सदिश है वो भी एक ही दिशा में है ना, वो भी क्या है? एक ही दिशा में। यानी ये सदिश या तो एक दिशा में है या एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। एक ही अक्ष पर है या एक दूसरे के क्या है? समानांतर है। ऐसा लिखना होता है। तो इसलिए अपन ये बेसिक जो चीज़ है इसको अपन नोट कर लें या देख लें, तो हमें आगे लिखने में दिक्कत नहीं आती फिर। ठीक है, ये आपके पास स्थिति होती है। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, ये R21 कैप किधर है? R21 कैप किधर है? R21 सदिश इधर है ना, तो R21 कैप भी इधर ही तो होगी, R21 कैप इधर ही तो होगी। और R12 कैप किधर होगी? फिर इसके विपरीत इधर होगी। इसका मतलब ये तो होनी चाहिए। बस इतना सा तो फर्क है उनके नोटेशन में। ठीक है, अब अपना काम हो गया। यहां तक अपन ने क्या कर दिया? इसका निरूपण कर दिया। यानी ये चीज अपने पास है, दो आवेश इस प्रकार से पड़े हैं, उनके स्थिति सदिश क्या है या किन किन स्थितियों पर पड़े हैं वो भी हमने बता दिए। समझ गए बता? इतना तामझाम केवल इस निरूपण के लिए था कि दो आवेश इस प्रकार से पड़े। अब हमारे पास क्या आता है? अब हमारे पास बल की बात आती है कि कैसे बल लगता है एक दूसरे पर, कैसे नहीं लगता, उसकी बात करते हैं। तो कूलाम के नियम की बात करते हैं। कूलॉम क्या कहता है कि Q1 आवेश Q2 पर कितना बल लगाएगा? पहले तो ये देख लें। तो Q1 आवेश द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, देखो कौन लगा रहा है पहले वो आएगा, सॉरी किस पर लग रहा है पहले वो आएगा। किस पर लग रहा है बल? Q1 पे लग रहा है, Q2 पे? Q2 पे लग रहा है। किसके कारण है? Q1 के कारण। तो जिस पर लग रहा है, जो लगा रहा है, आ गया। सदिश रूप में अपन लिख रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम सपोज अपन ने निर्वात लिया है। पहला सदिश, आवेश, दूसरा आवेश, दोनों का गुणा बट्टे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग। दूरी का वर्ग यानी दूरी का मतलब इस सदिश का परिमाण। तो R21 तो कितना? R21 सदिश मॉड का स्क्वायर, इसके परिमाण का स्क्वायर। और फिर कह रहे हैं ये बल लगेगा किधर? Q1 और Q2 समान प्रकृति के, इसलिए ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए ये बल किधर लगाएगा? आपको पता हो तो इधर लगाएगा। F21 इधर लगाएगा ना, F21 सदिश इधर ही लगाएगा। और ये दिशा कौन सी बता रहे हो आप? ये वाली इधर कौन सी दिशा है? तो बल का परिमाण तो अपन ये लिख दिया, दिशा कौन सी है बल की? दिशा कौन सी लिखो? R21 कैप, R21 कैप। ये समीकरण नंबर 1 होगी।
चलो साहब लिख दिया हमने बल। ये इसका सदिश निरूपण कहलाता है, किसी भी एक आवेश द्वारा दूसरे पर लगाए गए बल का सदिश निरूपण। ये सिंपल सदिश निरूपण है बल का। अब आप R21 को वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप कि R21 कैप है। कई जगह आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, देखो सदिश का जो एकांक सदिश है ना, आप कहते हो कि A सदिश बराबर क्या होगा, A का परिमाण इंटू A कैप। तो मैं A कैप को क्या लिख सकता हूं, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कई जगह, वो भी यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 सदिश का होल स्क्वायर। इसको तो मैं ऐसा लिख ही सकता हूं, ठीक है, परिमाण ले लिया अपन ने। फिर R21 को क्या लिख दूं मैं, R21 सदिश बट्टा R21 का परिमाण। R21 यही भी R21, तो इसका तो क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, F21 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 सदिश का क्यूब, और यहाँ क्या आ जाएगा सदिश, ये देखो R2 माइनस R1। सही है क्या बात, एक ही बात, ठीक है। तो ये भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो, समझ गए। ये अपने पास सिंपल निरूपण है, ऐसे अपन बड़ा बड़ा कि कोई सा भी निरूपण लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या हुआ, अब ये आवेश भी तो इस पर बल लगाएगा, कितना लगाएगा वो ही देखो। तो मैं क्या लिख दूं, इसको इधर से मिटा देता हूं, Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया बल, किस पर लगेगा बल, 1 पर, किसके द्वारा, 2 के द्वारा, सदिश रूप है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों आवेशों के परिमाणों का गुणा बट्टे दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, इसके और इसके बीच। अब इसके सापेक्ष किधर होगा, R12, तो R12 सदिश का परिमाण और उसका वर्ग, दूरी का वर्ग। अब इधर एकांक सदिश, बल तो इधर ही लग रहा है ना, ये बल इधर ही तो लग रहा है, F कौन सा, 1 2, ठीक है। और ये इस दिशा में एकांक सदिश कौन सा है, R12 कैप, ठीक है। तो यहां मैं क्या लिखूं, दिशा किधर होगी, R12 कैप। ये लो साहब, ये बल का सदिश निरूपण हो गया, समझ गए। तो आप इसके कारण इस पर लगने वाला बल इस रूप में लिख सकते हो सदिश रूप में, और इसके कारण इस पर लगने वाला बल उस रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये समीकरण 1 अथवा समीकरण 2 दोनों किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के सदिश निरूपण को व्यक्त करते हैं, समझ गए। या अपन यूँ सामान्यतः कह दें, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि सपोज दो आवेश हैं, Q1 यहाँ पड़ा है, Q2 यहाँ पड़ा है, दोनों के बीच दूरी R है ना, और सपोज इसके कारण इस पर इस दिशा में बल देखना है, तो सदिश के कारण दूरी इसके सापेक्ष इधर R है, तो इधर R कैप हो जाएगा। तो बल को मैं कैसे लिखूं, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यानी सदिश R के परिमाण का स्क्वायर इंटू R कैप। ये एक जनरल फॉर्मूला होता है, समझ के बात आप। अब ये तो केवल आपको बल का सदिश रूप बता रहा है, अब आप कौन सा किस पर लगा रहा है वो डिनोट करना चाहे तो वहाँ 1 के कारण 2 पर, 2 के कारण 1 पर, वो सारी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं, समझ के बात आप। तो ये सिंपल निरूपण कहलाता है, सदिश निरूपण बल का। अब इससे अपन एक बात और भी देख सकते हैं, है ना, कौन सी बात देख सकते हैं इससे, बात ये देख सकते हैं कि समीकरण ये वाला जो है, इसमें हम अपने पास एक जो शुरुआत में अपन ने लिखा था, क्या लिखा था, R21 सदिश का परिमाण बराबर R12 सदिश का परिमाण, और दूसरी चीज क्या लिखी, R21 कैप बराबर माइनस R12 कैप, ये लिखा था ना। अब एक चीज देखो, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में R12 की जगह R21 लिख सकता हूं क्या मैं, या इस फॉर्मूले की बात कर लो, इसमें R21 है ना, इस 21 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, R12 बराबर ये परिमाण में। तो इस फॉर्मूले को देखो, F21 बराबर यहां से क्या आएगा, यहां से देखो F21
बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, R12 का स्क्वायर, और इसको माइनस तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, और यहाँ क्या लिख दूँ, R21 की जगह क्या लिख दूँ, 12 कैप, एक ही तो बात है, लिख सकता हूँ। ये राशि देखो कितनी है माइनस के अलावा वाली, समीकरण 2 में F12 ही तो है, इसका मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F21 बराबर माइनस ये वाला और F12। ये बल किस पर लग रहा है, 2 पर, किसके कारण, 1 पर। तो Q1 आवेश Q2 पर जो बल लगाता है वो Q2 द्वारा Q1 पर लगाए गए आवेश के बराबर होता है परिमाण में। इसका मतलब ये वापस दो सदिश आ गए ना, माइनस साइन है, इसका मतलब बराबर का चिन्ह, इसका मतलब परिमाण में तो दोनों बल क्या है, बराबर है, बस दिशा में क्या है, विपरीत है। ये किसका नियम होता है, न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसलिए कूलाम बल जो होता है वो न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का क्या करता है, पालन करता है। समझ गए बताओ। इसका मतलब कूलाम बल अपने पास से न्यूटन की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का पालन करता है, पहली बात अपन यहाँ से सिद्ध कर सकते हैं। इसके अलावा कूलाम बल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, वो और देखें क्या है, कौन कौन से फैक्ट्स हैं। बहुत सिंपल फैक्ट है। जो याद रखने अपन को। पहला फैक्ट क्या है कूलॉम बल के बारे में, पहला फैक्ट है कि ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। सबसे पहले अपन ने बात पहले भी बता दी थी, वही मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां पर कूलॉम बल है वो बिंदु आवेशों के बीच लगता है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। किसके बीच लगता है, कूलॉम बल स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। बिंदु आवेश की बात अपन ने पहले कर ही ली थी कि वस्तु की जो विमा है वो उसका मान उसकी प्रेक्षण दूरी की तुलना में बहुत कम होना चाहिए, बस उस कंडीशन में वो आवेश बिंदु आवेश कहलाएगा। तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। गतिशील आवेशों के बीच कूलॉम बल नहीं डिफाइन होता, क्योंकि वहां दूसरा बल डिफाइन होता है। क्योंकि गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, तो उस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान भी प्रभावी होता है। और वहां अपन सिंपल ये कूलॉम का नियम नहीं लिख सकते। कूलॉम नियम केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए मान्य होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी जो बात है कूलॉम बल के लिए, ये देखो इसकी जो परास होती है वो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। इसकी परास कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है। बहुत पास स्थित आवेश उनके बीच भी कूलॉम बल लगेगा, और अनंत पर है तो उनके बीच भी अपने पास बल का मान होगा। हालांकि बल कम हो जाता है वो बात अलग है, ठीक है। अब खास बात इसमें क्या ध्यान रखना आपको कि कूलॉम बल का मान जब दूरियां अराउंड 1 फर्मी यानी अराउंड 10⁻⁻15 मीटर के आसपास हो जाती है, दूरियां 10⁻⁻15 मीटर के आसपास हो जाती हैं। इसके बारे में अपन ने बात करी थी पहले, आपके ध्यान हो तो। ये दूरियां नाभिकीय दूरियां कहलाती हैं। कौन सी कहलाती है, नाभिकीय। परमाणु में जो नाभिक होता है उस नाभिक की जो साइज होती है वो 1 फर्मी के आसपास होती है। समझिए 1 फर्मी 2 फर्मी यानी इस ऑर्डर की होती है, 1 फर्मी के ऑर्डर की होती है। तो अपन कह रहे हैं इस 1 फर्मी के ऑर्डर की होती है। नाभिक की दूरियां होती है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और उनके बीच लगने वाला बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल। कौन सा बल होता है, नाभिकीय बल। तो इन दूरियों पर यह बल कार्य करता है, और यह बल प्रकृति का सबसे स्ट्रांग बल है, सबसे प्रबल, सबसे ताकतवर बल है। इस बल के सामने बाकी सारे बल क्या हैं, क्षीण हैं, कमजोर हैं। इसलिए इन दूरियों पर यह बल प्रभावी हो जाता है। ये बल इन दूरियों पर क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, नाभिकीय दूरियों पर। इसलिए क्या हो जाता है कि ये बल का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए विद्युत बल का जो प्रभाव है वो इन दूरियों पर देखने को क्या मिलता है, बहुत कम, न के बराबर देखने को मिलता है। समझ गए। इसलिए कई कहते हैं कि नाभिकीय दूरियों पर विद्युत बल नहीं लगता। लगता है, ऐसी बात नहीं है नहीं लगता, कॉन्सेप्चुअली लगता है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं दिखता। बात ये है, हाथियों के झुंड में 2 चींटियां रख दी जाएं तो क्या दिखेंगी, नहीं दिखेंगी ना। ये वाली स्थिति इसकी होती है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन अपने पास होती है। तीसरा जो होता है कूलॉम बल व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। किसका पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग नियम का। यानी कूलॉम जो बल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को व्युत्क्रम वर्ग नियम कहा जाता है, दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम। कौन सा,
दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम है उसका पालन करता है। अब आपने 11वीं क्लास में फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपको दो चार बातें याद होंगी, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई हमें फिजिक्स कितनी आती है। वहम भी निकल जाता है, कई बार ऐसी बातें पूछ लेते हैं तो, है ना, पीछे की चीज़ों को पूछ लें तो पूछते ही वहम निकलता है। इतनी देर तो अपन को सब आता है ना, इतनी देर तो ये लगता है कि अपन हो पढ़ेड़ो है, और जब पूछ लेते हैं ना तो पूछते हैं वहम तुरंत निकल जाता है। वहम इतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक कोई ना पूछे, है ना, और पूछते निकल जाता है। जैसे मैं कहता हूं कि दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम पालन करने वाले जो बल होते हैं वो केंद्रीय बल कहलाते हैं। कौन से बल कहलाते हैं? केंद्रीय बल। अब मैं आपसे पूछ लूं केंद्रीय बल कौन से होते हैं तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम, पता है मुझे, है ना। केंद्रीय बल कौन से बल होते हैं? वे बल जो हमेशा एक निश्चित स्थिर बिंदु से उनकी क्रिया रेखा गुजरती है और उनका परिमाण है वो दूरी पर डिपेंड करता है, जिस बिंदु पर वो बल लग रहा है, समझ गए, उस पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ केंद्रीय बल का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने एक आवेश यहाँ Q1 रख दिया, समझ गए, और इससे कुछ दूरी पर मैं दूसरा आवेश Q2 रख रहा हूँ, ये दूरी R है, समझ गए। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, ये बिंदु मैं स्थिर रख रहा हूँ, Q2 को मैंने यहाँ रखा, Q2 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ठीक है, Q2 को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ। इस पर रखूंगा तो भी F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस पर भी F बराबर K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ R1 है सपोज दूरी तो R1 स्क्वायर है। यहाँ F बराबर K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ R2 है तो R2 स्क्वायर, ऐसा ही होगा। यहाँ Q2 आवेश रख दिया मैंने, फिर यहाँ रख दिया। देखो जरा, इसके कारण इस पर लगने वाला बल इधर ही जाएगा, प्लस प्लस है दोनों, ये इस पर बल लगाएगा वो भी इधर ही लगाएगा, ये इस पर लगाएगा वो भी इधर ही लगाएगा। लेकिन इस बल का जो परिमाण है या इस बल की जो ये क्रिया रेखा है ना जिधर ये लग रहा है, इसको पीछे की ओर बढ़ाएं, पीछे की ओर बढ़ाएं तो इस केंद्र से गुजरेगी वो। इस बल को भी, यानी ये बल आपके पास लग रहा है, इसको भी मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो इसी बिंदु से जाएगी। इस बल को भी मैं पीछे की ओर बढ़ाऊं तो इसी से जाएगी। इसका मतलब स्थिर बिंदु से होकर ही हमेशा उसकी क्रिया रेखा गुजरती है बल की। ऐसा बल कौन सा बल कहलाता है? केंद्रीय बल। और डिपेंड किस पर करता है? देखो ये राशि सेम है, सभी में सेम है राशि, बस दूरी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? जिस बिंदु पर आप बल लगा रहे हो उससे स्थिर बिंदु के बीच की दूरी है, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे बल कौन से बल कहलाते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं। सामान्य सी बात होती है। और आपको एक ताज्जुब होगा जानकर कि ये जो सभी केंद्रीय बल होते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। अब ये भी नहीं पता संरक्षी बल कौन से होते हैं, पढ़ना 11वीं क्लास की बुक जाकर के, है ना। ये बल क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। तो ये 3 थ्योरम होती हैं, बहुत सिंपल। जो बल दूरी के व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं वो सभी बल क्या कहलाते हैं? केंद्रीय बल कहलाते हैं। ये एक थ्योरम होती है, 11वीं में आपने प्रूफ भी की है ना। इसका मतलब दूरी का व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है कूलॉम बल। इसका मतलब कूलॉम बल भी कैसा बल है? केंद्रीय बल है। और आप एक थ्योरम और पढ़ते हो, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। सभी केंद्रीय बल क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं। इसलिए कूलॉम बल है वो कैसा बल है? संरक्षी बल भी है। ये भी ध्यान रखने की लायक बात है। एक और छोटी सी बात मैं बता देता हूं कूलॉम बल के बारे में 6 नंबर पे, कि ये 1-to-1 प्रोसेस है। 1-to-1 का मतलब क्या हुआ? एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है तो ये 1-to-1, इसके और उसके बीच की बात है। इनके बीच के बल को कोई तीसरा आवेश प्रभावित नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है कूलॉम बल की। और ऐसी जो बात जहां होती है ना 1-to-1 प्रोसेस, ये जो बात जहां लागू होती है वहां अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। वहां कौन सा सिद्धांत लागू होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। ध्यान रखना जरा, हर एक चीज दूसरे से लिंक्ड है। अगर आप 1 by 1 करके चलोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। 1-to-1 का मतलब होता है जब किन्हीं दो चीजों के बीच अपन कोई अनुक्रिया देख रहे हैं, बल लग रहा है और कुछ हो रहा है, तो वो जो अनुक्रिया है वो किसी तीसरे, अगर तीसरा आवेश भी यहाँ उपस्थित है तो वो इन दोनों के बीच वाले बल को प्रभावित नहीं करेगा। वो ये कर सकता है तीसरा आवेश कि वो इस पहले वाले पे बल लगा सकता है और इस दूसरे वाले पे बल लगा सकता है, वो भी अलग अलग होगा। बस इन दोनों के बीच के बल को वो प्रभावित नहीं करेगा। ये 1-to-1 प्रोसेस कहलाती है ना। इसलिए अपन करेंगे जहां ये प्रोसेस लागू होती है वहां अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि पहला आवेश किसी दूसरे पर बल लगा रहा है, दूसरा किसी तीसरे पे लगा रहा है, तीसरा किसी चौथे पे लगा रहा है और चौथा पहले पे लगा रहा है।
समझ के बात आप? इसका मतलब पहला दूसरे पे जो बल लगा रहा है वो बल तीसरे और चौथे आवेश से प्रभावित नहीं होगा। इसका मतलब उस बल का मान आप ज्ञात कर लो। फिर दूसरा है वो तीसरे पे बल लगा रहा है, वो दूसरा तीसरे को पहले और चौथा प्रभावित नहीं करेगा। फिर तीसरा चौथे पे लगा रहा है तो ये दोनों उसको प्रभावित नहीं करेंगे, और चौथा पहले पे लगा रहा है तो बाकी दो प्रभावित नहीं करेंगे। समझ गए? इसका मतलब एक दूसरे के बीच बल लगने वाला है वो सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है किसी तीसरे चार्ज से। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है जब किसी निकाय में आप बात करते हो, अध्ययन करते हो आवेशों के बीच बलों का। निकाय में अध्ययन करने का मतलब क्या हुआ? निकाय में अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि अपने पास जब सपोज Q1 आवेश है ना, दूसरा Q2 आवेश है, यहाँ तीसरा Q3 आवेश है, ऐसे ये कोई निकाय है अपने पास, ग्रुप है, कोई छोटा सा स्थान है, स्पेस है जहाँ 3 आवेश पड़े हैं अपने पास, है ना। अब हमारे पास कोई और आवेश है यहाँ, ये इसको मैं Q कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? Q कह देता हूँ। तो अब ये Q आवेश मैं यहाँ पास में ला के रखूँगा तो इस आवेश पर ये Q1 भी बल लगाएगा, इधर लगाएगा F1, सपोज मैं कह देता हूँ, लगाएगा। ये Q2 है वो भी बल लगाएगा, इधर F2 लगाएगा, और ये Q3 है ये भी बल लगाएगा, इधर F3 लगाएगा ना। लेकिन ये तय बात है कि इस पर इसके कारण लगने वाला बल F1 इन दोनों आवेशों से प्रभावित नहीं होता, इसका मान अपन अलग से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे F2 का भी अलग से इन दोनों के बीच बल का फॉर्मूला लगा के ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे F3 और इसके बीच की F3 का मान भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब ये हो गया कि ये इसको प्रभावित नहीं करता, ये इसको नहीं करता, ना आपस में एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, इसका मतलब सेपरेट सेपरेट लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस Q पर टोटल कितना बल लग रहा है, यहाँ पर इस Q पर टोटल बल सपोज F लग रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ उस F को? F1 प्लस F2 प्लस F3। समझ गए बात आप? ऐसे लिख सकते हैं अपन सेपरेटली। यानी जब दो वस्तुओं के बीच की अंतर क्रिया है वो किसी तीसरी से प्रभावित नहीं होती है, एक से ज्यादा अंतर क्रियाएं यानी एक से ज्यादा बल लग रहे हैं, तो उस पर लगने वाला परिणामी बल उन अलग अलग बलों के सदिश योग के क्या होता है? तुल्य होता है। इसी को अपन क्या नाम देते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी को क्या देते हैं? इसी को अपन अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। है बहुत सिंपल। जैसे अपन एग्जाम्पल लें इसका, है ना, नोटेशन दिखाना चाहें अपन कैसे डिनोट करते हैं, कैसे अपन इसमें लेते हैं। तो इसका टॉपिक का नाम होता है बहुल आवेशों के कारण बल, या बहुल आवेशों के निकाय के कारण बल। बहुल आवेशों का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे आवेश हैं, है ना, और बहुत सारे आवेश लेने के लिए हमें पहले निर्देश तंत्र चाहिए। ये लो जनाब, हमने एक निर्देश तंत्र ले लिया। ये मूल बिंदु हो गया, ये जेड एक्सिस हो गई, ये अक्स एक्सिस हो गई, और ये कौन सी हो गई? वाई एक्सिस। एक आवेश यहां अपने पास Q1, इसका स्थिति सदिश यही तो होगा ना, इसका स्थिति सदिश Q1 का, ये लो जनाब, ये Q1 स्थिति सदिश R1 पे है। एक दूसरा आवेश पड़ा यहाँ Q2, उसका स्थिति सदिश ये है, इसको मैं R2 कह देता हूँ, है ना। ऐसे Q1 पड़ा है, Q2 पड़ा है, ऐसे Q3 भी पड़ा है, ये Q3 यहाँ पड़ा है, इसका स्थिति सदिश कितना है? R3। ऐसे 4 5 6 7 कर करके सपोज एक N सदिश Nवा है, वो Qn आवेश है, Nवा आवेश यहाँ पड़ा है, इसका स्थिति सदिश है Rn। समझ गए? ये इन इतने आवेशों का एक निकाय है, समूह है ना। इनमें कोई बिंदु है, प्रेक्षण बिंदु ये वाला यहाँ, इस पर कोई Q0 आवेश पड़ा है, इस पर कितना आवेश पड़ा है? Q0। इसका स्थिति सदिश कितना है? इसका सपोज R0 है। कितना है? R0। हमें ये देखना है कि इस Q0 पर कितना बल लग रहा है टोटल। तो Q0 पर Q1 लगाएगा, उसको आप इधर दिखा सकते हो, ये F0 पर है 1 के कारण। Q2 भी लगाएगा, उसको आप इधर दिखा सकते हो, ये किसके कारण है? F0 पर है 2 के कारण। Q3 भी है, ये F0 पर है 3 के कारण, और ये इस पर है F0 पर है Nवें आवेश के कारण। समझ गए? ठीक है। अब क्या होगा देखो,
अब ये Q1 Q0 पर बल लगाएगा, इसको स्थिति सदिश क्या कह देता हूं मैं, नॉट का, Q0 का स्थिति सदिश, ये देखो इससे डिनोट करोगे आप यूं, है ना, ऐसे। तो Q0 का स्थिति सदिश 1 के सापेक्ष ये होगा, Q2 के सापेक्ष R02 होगा, Q3 के सापेक्ष R03 होगा, और Qn के सापेक्ष R0n होगा। बताया था ना अपन ने थोड़ी देर पहले, है ना। R0n को एक को मैं बता देता हूं, बाकी सेम वैसे ही होंगे। Q0 का Qn के सापेक्ष स्थिति सदिश, समझ गए, ठीक है। इसका मतलब Q01 करने का मतलब Q0 का Q1 के सापेक्ष, 2 करने का मतलब Q0 का Q2 के सापेक्ष, सब लिख सकते हैं। अब क्या होगा, Q1 द्वारा लगाया गया बल कितना होगा, Q1 द्वारा Q0 पर बल कितना होगा, सेपरेटली ज्ञात कर सकते हैं ना। F01 बराबर कितना, K लिख दूं मैं उसको, Q0 Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर इंटू R01 कैप, उसी दिशा में एकांक सदिश। ऐसे ही Q0 या Q2 द्वारा Q0 पर बल, ये समीकरण एक। F0 पर बल 2 के द्वारा कितना, K Q0 पर Q2 के द्वारा अब की बार R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। इसी तरह मैं क्या लिख सकता हूं, F03 कितना होगा, K Q0 Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर और R03 कैप, और F0n के द्वारा K Q0 Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n कैप। ये लो जनाब, सभी आवेशों द्वारा इस पर लगाया गया बल ज्ञात कर लिया। सब अलग अलग बल लगा रहे हैं अपना, तो परिणामी कितना होगा, Q0 पर परिणामी कितना होगा, F बराबर अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, कितना, F01 पहले के द्वारा प्लस F02 दूसरे के द्वारा प्लस F03 तीसरे के द्वारा लगाया गया प्लस 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 F0n, ऐसे सभी आवेशों के कारण लगाया गया बल। समझ गए। अब क्या कर दो, मान रख दो यहां, तो मान रखोगे तो F का मान कितना आ जाएगा, देखो F01 ये रखूंगा, 02 ये रखूंगा, 03 ये, 04 ये। इसमें देखो ये राशि कॉमन आ रही है क्या, सभी में, सॉरी इस एक को छोड़कर, सॉरी ये वाली राशि इतनी सी, ये राशि कॉमन आ रही है क्या, K Q0 सभी में कॉमन है क्या, तो सभी में K Q0 कॉमन है। ब्रैकेट में पहले में क्या बच गया, Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर R01 कैप, प्लस दूसरे में Q2 अपॉन R02 स्क्वायर R02 कैप, प्लस Q3 अपॉन R03 स्क्वायर R03 कैप, और साथ में प्लस प्लस Qn अपॉन R0n स्क्वायर R0n कैप। ये बल है, ये जो बल होगा, ये जो समीकरण आया अपने पास, अब ये जो बल आया ये परिणामी बल को व्यक्त करेगा, किस पर, इस Q0 पर, किसके कारण, अन्य जितने भी आवेश उपस्थित हैं उनके कारण। अब देखो यहां क्या है, सभी जगह प्लस लगा है और राशियां गिनने योग्य हैं, 1 से लेकर n तक है, इसलिए जब राशियां गिनने योग्य हो, काउंटेबल हो, 1 से लेकर n तक है, तो उस कंडीशन में सभी को एक ही जगह लिखा जा सकता है, और उसके लिए अपन क्या काम में लेते हैं, समेशन, यही काम में लेते हैं क्या। उसमें आप बताते हो कि सपोज कोई राशि i 1 से चेंज हो रही है, i बराबर कहाँ तक, n तक, और चेंज क्या हो रहा है, ये राशि q अपॉन R0, q चेंज हो रहा है, R0 तो एज इट इज है, इधर स्क्वायर भी एज इट इज है, R0 कैप भी एज इट इज है। चेंज क्या हो रहा है, यहां देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3, इसका मतलब मैं यहां i लिख दूं, यहां R0i R0i, 1 रखोगे ना, यहाँ r बराबर 1 से चलोगे तो 1 रखोगे तो 1 1 1 आ जाएगा। बाहर क्या आ गया कॉमन, K Q0, ये परिणामी बल है।
समझ गए? इसको लिखा कैसे जाता है? I बराबर 1 सबसे पहले लिखोगे आप, तो I बराबर K Q नॉट तो कॉमन आ गया, ये बाहर समेशन के बाहर वाले राशि कॉमन आती है, समेशन से आगे ब्रैकेट में चलता है मान। तो I बराबर 1 सबसे पहले रखोगे तो Q1 अपॉन R01 स्क्वायर R01 कैप, पहला पद आ जाएगा। फिर ये समेशन है, देखो I से 1 से n तक जाना है तो आपको बीच में प्लस लगाना है, इसका मतलब क्या होता है? प्लस, समेशन लगाना, समेशन का मतलब प्लस, योग करना, तो योग करना, इसका मतलब इसके बाद ये I बराबर 1 रख के अगला मान रखने से पहले प्लस लगाओगे, तो ये प्लस लगा दिया। फिर I का मान 1 की जगह क्या रखोगे? 2 2 2, तो ये 2 रखते ये टर्म आ जाएगी। ऐसे फिर n तक जाओगे प्लस लगा लगे तो ये समीकरण आ जाएगा। ये क्या कहलाता है? बहुल आवेशों के कारण अध्यारोपण का सिद्धांत, और किसी एक आवेश पर बहुत सारे आवेशों के द्वारा लगाया गया परिणामी बल। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।